हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आई होप सो हमारे सारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जुड़ गए होंगे। मैडम की आवाज़ वगैरह आप तक पहुंच रही होगी अच्छे से। थम्स अप कर देना सब कुछ ठीक होगा तो, और कोई दिक्कत होगी तो आप वो भी बता सकते हो। आई होप सो सब कुछ ठीक है। लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने कवर किया था धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में हम किस प्रकार बदलेंगे, है ना। धारा मापी को हमें बदलना था बच्चा अमीटर में और वोल्ट मीटर में। चलिए फटाफट से थम्स अप कर दीजिए जो भी बच्चा जुड़ चुका है। एटलीस्ट प्लीज बता दो यस मैम, ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक है, या मुझे ही देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हम कवर करेंगे जो कि है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर सर ने जो परिपथी, गुड इवनिंग बेटा, एम्पियर सर ने जो परिपथीय नियम दिया है आज हमें वो पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्कर में पूछा जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। 2024 में भी आया था, 2024 में ये आया था, लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। और वैसे तो पहले ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन लाइक कर देना है ना, बिना बोले चुपचाप लाइक करके जाना। चलो देखो और समझो एम्पियर का परिपथीय नियम। आज ये हमारा इस चैप्टर का 12वां लेक्चर है और इसको करने के बाद कल के लेक्चर से एक क्वेश्चन हम करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम पहले हम ये समझते हैं और जो कल समझा था फिर उस पर भी बात करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, अच्छे से और प्यार से समझना, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम। अब ये नियम क्या है तो देखना, एक कोई बंद वक्र है और इस बंद वक्र के अनुदेश हमारा एक चालक तार है। गलत बात मैडम, सीधा सीधा एक चालक तार है, ठीक है। ओके मैडम, और क्या करना है, तो इस चालक तार की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर बाद मैडम ये तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाएगी, लेकिन अभी के लिए अच्छा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, हम वो ट्राई करेंगे। जो इससे बेटर ऑप्शन है हम वो ट्राई करेंगे। ये ट्राई करते हैं। दिस इज परफेक्ट। आई होप सो आपको ये दिख रहा हो, आई होप सो आपको ये दिख रहा होगा। ये एक गोला, इस गोले को हम बंद वक्र कहेंगे और इसे समझेंगे भी, है ना। गुड इवनिंग बेटा चंचल, चंचल का नाम भूल गई मैं, ठीक है जो भी है पूरा नाम सर को याद होगा, सर ही बात करते हैं आपसे, आपको लगता है मैडम बात कर रही है। चलो ये एक बंद वक्र है, हमें समझना है एम्पियर का परिपथीय नियम। और क्या ले सकते हैं तो एक आप ये ले लीजिए, चालक तार ले लीजिए, यहाँ कहीं से शुरू कीजिए और बीच तक लेके आइए और साथ में हमें इसकी त्रिज्या भी दिखानी, ओके। चलो पहले हम, ठीक है भाई मत मिटो, चलो ये जो है ये एक चालक तार है जो ऐसा है कि जैसे ये कागज का सीधा तल, एक सीधा तल हमने लिया कागज का और चालक तार इससे ऐसे गुजर रहा है बेटा, सीधे सीधे। आई होप सो आप लोग को दिख रहा होगा। देखो कोई चीज डायग्राम में ऐसे बनती है जैसे आपके सामने है तो आसानी से दिखाई दे जाती है, लेकिन जब हम उस सरफेस को आड़ा लें और खड़े से चालक तार को ऐसे उसके अंदर से गुजारें, ठीक है, ये चालक तार इसके अंदर पहुंच गया, तो जब हम इसे सामने करके देखेंगे तो सामने से हमें इतना हिस्सा तो दिखाई देगा, लेकिन कुछ हिस्सा जो इस कागज के तल के अंदर है वो हमें दिखाई नहीं देगा। आपको बस डायग्राम को आज
ऐसे सामने से ना देखकर ऐसा रखना है। जो गोला मैंने बनाया है ये दिखने में ऐसा गोल है, लेकिन है वो कागज के तल के लंबवत, ऐसे गोल 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 रिंग, और ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। हम समझ रहे हैं एम्पियर का परिपथी नियम, और जैसे ही बात आएगी बेटा कागज के तल की, तो आपको कागज का तल ऐसा लेना है, आड़ी सरफेस जो है ये कागज का तल है, और खड़े में यहां से गुजर रहा है इससे क्या, चालक तार। ये जो चालक तार ऐसा सीधा सीधा इससे गुजर रहा है, इसमें बहेगी धारा। इसका कुछ हिस्सा आपको सामने से दिखाई देगा, लेकिन कुछ हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी को मैडम ने खाली छोड़ा है। यहां से भी गुजरा है वो चालक तार, वहां से भी गुजरा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। और इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे आज एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर सर ने धारा और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच एक संबंध दिखाया है। धारा और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच एक संबंध दिखाया है, जिसमें उन्होंने बी और आई के बीच एक संबंध ज्ञात किया है। इस संबंध के सूत्र को ही बोला जाता है एम्पियर का परिपथी नियम। ये सूत्र कुछ इस प्रकार है कि जो B है और जो dl है, इनका गुणनफल म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। अब इसे डेफिनेशन में पिरोएंगे, हम ये सूत्र निकालेंगे, और ये जो सूत्र है यही होगा बेटा एम्पियर का परिपथी नियम। अगर आप लोगों ने मुझसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में जब मैं आपको गॉस प्रमेय पढ़ा रही थी, तो गॉस प्रमेय में बार बार हम जब भी कोई बंद पृष्ठ ले रहे थे, जब भी कोई क्या ले रहे थे, बंद पृष्ठ, कोई बंद सरफेस हम ले रहे थे, तो बंद पृष्ठ के लिए हम हमेशा पृष्ठीय समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, पृष्ठीय समाकलन करते थे। और पृष्ठीय समाकलन के लिए मैंने वहां भी समझाया था आपको, अगर आपको सरफेस इंटीग्रेशन चाहिए, पृष्ठीय समाकलन चाहिए, तो हम डबल इंटीग्रेशन के निशान लगाते थे, और जिस पृष्ठ की बात होती थी उस पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन कर देते थे। ठीक है, जब पृष्ठीय समाकलन हम बोले तो हम डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं किसी भी चीज को समाकलित करने के लिए, जोड़ने के लिए। लेकिन जब रेखीय समाकलन वर्ड बोलेगा तो हम ये वाला समाकलन का निशान लगाते हैं। ये सूचक है बेटा किसका, रेखीय समाकलन का। जब भी आपको रेखीय समाकलन करने को बोलेगा आप फाई जैसा सिंबल लेंगे, जब आपको पृष्ठीय समाकलन करने को बोलेगा तो आप इंटीग्रेशन का ये वाला सिंबल लेंगे, याद रखना। आज हमें एम्पियर के नियम में पृष्ठीय समाकलन करना, सॉरी रेखीय समाकलन करना है। क्या करना है, रेखीय समाकलन करना है। अच्छों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिना गायब हुए बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, अच्छे से समझना है ना, गायब नहीं होना बिल्कुल भी, यहाँ से बिल्कुल टिके रहना, तो तुम्हें ये समझ में आएगा, नहीं तो बाउंसर्स जाएंगे, है ना। और जब बाउंसर्स जाएंगे तो मैडम को आके शिकायत मत करना कि मैडम मुझे समझ में नहीं आया। चलो पहले मैं आपके सामने लिखूंगी एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथी नियम थोड़ी देर पहले ही बोला था, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B व धारा I के बीच संबंध दर्शाता है। अगर पूछे कि एम्पियर का परिपथी नियम किनमें संबंध दर्शाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र B और धारा I के बीच संबंध दर्शाता है। अब बीच संबंध दर्शाता है। अब क्या करना है हमें, तो ध्यान से समझिएगा। हम अब लिखेंगे बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम लिखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। एक सेकेंड, है ना, पता नहीं
इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश, किसी बंद वक्र के, आपको ये नियम लिखना है, ठीक है। किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा जो I है, उस धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये है बच्चा एम्पियर का परिपथीय नियम। ये जो मैंने लिखा है यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और अब आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ध्यान से समझना, जो लिखा है पहले उसे समझते हैं। किसी बंद वक्र के अनुदिश, मतलब बात किसकी हो रही है? बंद वक्र की। जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि हम चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर जो क्षेत्र बनेगा बच्चा वही होगा चुंबकीय क्षेत्र। आई होप सो आपको ऑस्टेट का प्रयोग याद है कि जब किसी खुले चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इस चारों ओर के क्षेत्र को कहा जाता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो इसलिए बना है क्योंकि हम चालक तार में क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा। तो यहाँ जो क्षेत्र बना वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लो इस चालक तार में ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बनाइए मैडम। कौन से कलर का है? येलो। ओके। इस चालक तार में बीच का हिस्सा गायब कर दिया मैडम ने, है ना? बीच का हिस्सा क्या कर दिया बेटा? गायब कर दिया मैंने। क्यों गायब कर दिया? मुझे नहीं रखना उसे। चलो, इस चालक तार में बह रही है मान लीजिए धारा I। पूरे चालक तार में बहने वाली धारा I है। इस वक्र का केंद्र है O और त्रिज्या है बेटा इसकी R, और R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो है B। और हम इस चालक तार के चारों ओर का जो क्षेत्र है ये बंद गोला, इस बंद गोले में एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। अल्पांश है dl। अल्पांश क्या है? dl। ध्यान से समझना, बिल्कुल बढ़िया से, कोई दिक्कत? हाँ, बाप रे, इतनी जल्दी तुम लोग बोर हो गए क्या? भाग गए बिल्कुल। चलो, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है? रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, गणितीय सूत्र करेंगे अब हम, है ना? गणितीय सूत्र। किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न किसके कारण हो रहा है? धारावाही चालक के कारण। चारों ओर एक क्षेत्र बना जो कि क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चारों ओर क्षेत्र बना है, अगर हमने इसे छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया तो सारे अल्पांशों का क्या करना पड़ेगा? हमें समाकलन, तब जाके हमें क्या मिलेगा? गोला। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ सारे अल्पांश जो हैं उनका भी हमें रेखीय समाकलन करना पड़ेगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र B का यानी कि सभी अल्पांशों का योग करने के बाद भी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका हम करेंगे रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन का निशान लगा दो। इस पूरे पथ, ये जो पूरा पथ है चारों ओर का, इसे आप C नाम दे दीजिए बेटा। ये जो पूरा गोल चक्कर है C, इस पूरे पथ C के, इस वृत्ताकार पथ C के द्वारा जितनी भी धारा यहाँ घिरी होगी, जितनी भी धारा यहाँ घिरी होगी, उस धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर सर का कहना है। म्यू नॉट जो है बेटा, म्यू नॉट जो है वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है। वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है। आपको चुंबकनशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र पता होना चाहिए, और ये आप बायो-सेवर्ट के नियम से ही निकाल सकते हैं, है ना। वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है। चलो, जो डेफिनेशन लिखी है उसके अनुसार ही है ये कि किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B और जो छोटे छोटे अल्पांश है उनका कीजिए आप रेखीय समाकलन। क्षेत्र बेटा इस पूरे सर्कल के कारण जो निर्मित हुआ है वो लेना है। तो सर्कल में सारे छोटे छोटे अल्पांशों के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र याद करेंगे, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ हमने अल्पांश क्या लिया है, dl। dl जैसे सारे अल्पांशों को जोड़ोगे तो तुम्हें बंद वक्र मिलेगा, और बंद वक्र के अनुदिश ही हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। जब आप ये रेखीय समाकलन ज्ञात करोगे तो पथ द्वारा जितनी भी धारा अंदर घिरी हुई है उस धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का कहना था, और एम्पियर सर ने धारा I और चुंबकीय क्षेत्र B के लिए बीच संबंध दिखाने के लिए, परिणात्मक संबंध दिखाने के लिए ही ये सूत्र दिया है। परिणात्मक संबंध व्यक्त करने के लिए ही ये सूत्र दिया है, जिसे कहा जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये तो नियम है, नियम को नियम के जैसे याद करो। ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा इसका गणितीय सूत्र। लेकिन अब हमें करनी है इसकी व्युत्पत्ति। अब हमें निकालना है कि ये आया कहाँ से। अब हमें निकालना है कि ये जो सूत्र है बेटा, ये आया कहाँ से। जहां से भी आया हो हम तो निकाल के रहेंगे, है ना। जहां से भी आया हो हम तो इसे निकाल के रहेंगे। आई होप सो आप भी निकाल लोगे, है ना। आई होप सो आप लोग भी निकाल लोगे। चलो, ये है एम्पियर का परिपथी नियम का सूत्र। इसकी हमें करनी है व्युत्पत्ति। इसकी हमें क्या करनी है बच्चा, व्युत्पत्ति। मान लो कागज के तल के लंबवत, माना कागज के तल के लंबवत, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। माना कागज के तल के लंबवत कोई धारावाही चालक XY है, कोई धारावाही चालक। अब आप व्यंजक लिखेंगे बेटा, सूत्र की स्थापना या व्यंजक, और आपको थ्योरी लिखनी है। माना कागज के तल के लंबवत कोई धारावाही चालक XY है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बोलते से, चालक के चारों ओर एक बंद वक्र C है, और इस बंद वक्र के अंदर जो धारा I है उसके कारण केंद्र O से R दूरी पर वृत्त की परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है। हम इस वृत्त को, इस बंद वक्र को dl जैसे अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। अब हमें करनी है सूत्र की स्थापना। तो छोटा सा डायग्राम बना के छोड़ देती हूं मैं। ये रहा बेटा XY चालक तार, इसमें बह रही है धारा I, केंद्र है O, त्रिज्या है R, चुंबकीय क्षेत्र है B और अल्पांश है dl, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, एम्पियर के परिपथी नियम का व्यंजक। एम्पियर के परिपथी नियम का व्यंजक नहीं बोलते हैं इसे कहते हैं व्युत्पत्ति करना, ज्ञात करना। जो चीज आपको सूत्र के रूप में दी हुई हो उसे ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम, है ना। चलिए ज्ञात करते हैं हम।
थ्योरी मैंने आपको बोल दी। माना कागज के तल के लंबवत धारावाही चालक XY है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक के चारों ओर एक बंद वक्र C है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है। तब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार नहीं, हम यहाँ बोलेंगे कि अगर ये वृत्त है, अगर ये वृत्त है तो इस वृत्त के कारण हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ निकालेंगे? बिंदु P पर निकालेंगे बेटा, बिंदु P पर। ठीक है, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है हमें? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चीजें आसान हैं, बस आप समझो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये हम निकालेंगे बायो-सैवार्ट के नियम से, और ये हम निकालेंगे बायो-सैवार्ट के नियम से। कैसे निकालेंगे बेटा? बायो-सैवार्ट के नियम से, बायो-सैवार्ट के नियम से। चलो, बायो-सैवार्ट के नियम से अब हमें क्या करना है? हम जानते हैं बायो-सैवार्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है किसी वृत्तीय चालक के कारण, वो होती है B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R, 2 पाई NI अपॉन R। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर जो चालक है उसका केवल एक फेरा है, फेरों की संख्या n नहीं है। साथ में अगर हम 2 पाई से 4 पाई को काटें तो बचेगा क्या? 2 पाई। तो वास्तव में तीव्रता क्या आएगी? μ0/2 पाई। फेरों की संख्या n नहीं, एक ही फेरा है, तो यहाँ बचेगा I, बटे में बचेगा R। समीकरण नंबर 1 क्या निकल के आ गई बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर बायो-सैवार्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। तो जब कोई चालक तार वृत्तीय चालक तार होता है तो उसके कारण तीव्रता बायो-सैवार्ट के नियम से ये आती है। इस सूत्र में केवल हमने एक ही फेरा लिया है, एक ही बंद वक्र लिया है, तो n तो होगा नहीं। 2 पाई से 4 पाई को काटोगे 2 पाई बचेगा। ये जो आया है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये उसका सूत्र है। अब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, ठीक है, बंद वक्र C, हमने इसे नाम क्या दिया था? C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र P का रेखीय समाकलन। जब हम रेखीय समाकलन करते हैं तो रेखीय समाकलन बराबर होता है इंटीग्रेशन चुंबकीय क्षेत्र B अल्पांश dl, और हम निकाल क्या रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र एक फिक्स वैल्यू है, इसका समाकलन नहीं होता। इसे ला लेते हैं सामने, तो बचेगा क्या रेखीय समाकलन के अंदर? dl। निकाल क्या रहे हैं हम? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ही निकाल रहे हैं, लेकिन हम इसे करेंगे अब सॉल्व। अब आप मुझे बताओ, dl जैसे सारे छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ दोगे, यहाँ dl जैसे सभी छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ दोगे तो समाकलन करने पर, dl का समाकलन करने पर हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है
वृत्त की परिधि। b जो है उसका समाकलन नहीं होता, लेकिन dl का समाकलन करने पर, सारे dl को जोड़ने पर हमें मिलेगी वृत्त की परिधि। निकाल रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, हिंदी में लिख के दिया था आपको, और जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब वृत्त की परिधि, ये डायग्राम आपके पास है, अब मैं इसे मिटा सकती हूँ बेटा, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आगे यहाँ कर पाऊँ आपके सामने, है ना। चलो, वृत्त की परिधि, हम समीकरण 1 से b का मान रख सकते हैं क्या? समीकरण 1 से b का मान रख सकते हैं, साथ ही b का मान रखने के बाद वृत्त की परिधि का भी सूत्र रख सकते हैं। तो सूत्र है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन हमें ज्ञात करना है। B का मान समीकरण 1 से है μ0/2 पाई I/r, इनटू में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चा? 2 पाई r होती है। चलो बढ़िया, अब मुझे बताओ, इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, इस r से ये r कैंसिल, तो क्या बचेगा? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यही एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र है, गणितीय सूत्र है। क्या सूत्र है? चलिए बताइए, अब क्या आपको समझ में आया? देखो, जो बोला है निकालने को वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करना है, लेकिन जब समाकलन करेंगे तो हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन नहीं होता, बाहर ले लो। इन समाकलन के अंदर, रेखीय समाकलन के अंदर सिर्फ बचेगा dl, इंटीग्रेशन के अंदर केवल dl है। dl जैसे सभी अल्पांशों को जोड़कर कभी भी dl का इंटीग्रेशन करने को बोले किसी वृत्त के लिए तो हमें मिलती है वृत्त की परिधि, और किसी भी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। b का मान समीकरण 1 से जो हमने काट पीट के निकाला है वो n जो है फेरों की संख्या 1 है बेटा, तो n यहाँ से हट गया, जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप करके सीधे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/2 पाई I/r लिखनी है। ये जो मान b का है ये हमने b की जगह पे रखा। वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, 2 पाई r लिखा, 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, ऊपर बचा μ0 × I। तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। ना मुझे बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। वाओ, बिना बोले कर दिया मेरे बच्चों ने। हाँ, अच्छा लगा है मैडम, समझ में आ गया हमें। आया कि नहीं आया? क्योंकि है तो ये बाउंसर है ना, ठीक है, बाउंसर है। फुल टॉस होता तो भी समझ में आता, बाउंसर है, और साथ में अगर सामने कौन हो, अरे यार वो एक अच्छा बॉलर है जो बाउंसर्स अच्छे डालता है, मैं भूल गई। चलो बताओ फटाफट से कमेंट करके, क्या आपको इसे रिपीट समझना है तो रिपीट लिख दीजिए, या क्या बोलते से मैम लिख दीजिए अगेन, या फिर समझ आ गया तो कन्वेंस के लिए थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आपको बताना है कि हमें इसे रिपीट पढ़ना है एक बार और, या फिर बेटा आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ही मैं एक बार और, यस, ओके, थैंक यू सो मच, है ना, बताने के लिए। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बता दिए तुम लोगों ने, समझ में आ गया। एक दो बार याद करोगे एम्पियर का परिपथीय नियम, इतना सा नियम है, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है बेटा। इतना नियम और ये सूत्र आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो इतना लिख के और ये छोटा सा डायग्राम बना के छोड़ देना, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। लेकिन अगर 3 नंबर में बोलेगा तो आपको इसे सिद्ध भी करना है, और सिद्ध करने के लिए आपको डायग्राम की थ्योरी लिखनी है, प्रॉपर बायो-सेवर्ट टूल से आपको तीव्रता निकालनी है, उस तीव्रता को समाकलन के सूत्र में रखना है, और डीएल का इंटीग्रेशन करके वृत्त की परिधि मिलती है। जो सूत्र आए हैं उन्हें काटोगे पीटोगे, तुम्हारे एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र निकल के आ जाएगा। क्लियर? ठीक है,
चलो बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो कल से है, कल के उससे अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर में हमें लिखना है अंतर। अमीटर और वोल्ट मीटर में हमें चाहिए अंतर। तो बताइए जरा मुझे अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताइए, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी छुट्टी होगी। एक आध अंतर कल वाला याद है क्या? जब हमने धारा मापी को अमीटर में बदला था तो धारा का मापन काय में किया था बेटा? धारा मापी को अमीटर में बदला था तो धारा का मापन काय में किया था? एम्पियर में। काय में किया था? एम्पियर में, है ना? याद है? चलो बढ़िया। फर्स्ट धारा मा अरे यार बहुत मोटी रिफिल ले ली हूं मैंने, 7 पॉइंट। हाँ ओके सॉरी सॉरी सॉरी। धारा मापी के साथ किस क्रम में? समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ने पर, अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ने पर धारा मापी अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। मैं केवल एक ही साइड लिखूंगी, दूसरी साइड आपको खुद लिखना है ना? मैं सिर्फ एक तरफ लिख के दूंगी, दूसरी साइड आपको खुद लिखना है। धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ने पर धारा मापी अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। इधर किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कौन सा तार जोड़ेंगे? उच्च प्रतिरोध का। बस इतना ही लिखना काफी है, तुम पूरा लिख लेना। देखो जब अमीटर बनाए थे तो धारा मापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार शंट जोड़ा था, तो जो ये उपकरण तैयार हुआ था उसे तुमने नाम दिया था अमीटर। जब आपने वोल्ट मीटर बनाया था तो धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टिविटी का तार आर जोड़ा था, तो धारा मापी बन गया था वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया? धारा मापी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा का मापन एम्पियर में करता है। दूसरा अंतर है ये, धारा का मापन काय में करता है? एम्पियर में। धारा का मापन काय में करता है? एम्पियर में। और वोल्ट मीटर धारा का मापन वोल्ट में करता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर धारा का मापन वोल्ट में करता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच क्या मापता है बेटा? विभवांतर मापता है। धारा माप अमीटर का जो पैमाना है, अमीटर का पैमाना एम्पियर में अंकित होता है। अमीटर का पैमाना एम्पियर में अंकित होता है और वोल्ट मीटर का पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। वोल्ट मीटर का पैमाना वोल्ट में, पूरा लिखोगे आप, अंकित होता है। अमीटर को परिपथ के साथ जो डिवाइस बनाए थे अमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा था? श्रेणी क्रम में।
बनाया था तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा और परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और लास्ट अंतर है बेटा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना अच्छा, और ये कम शून्य है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और ये अंतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोध अनंत होता है। और लास्ट में बोल रही हूँ, आप लिख लोगे, अगर आपको धारा अमीटर की परास बढ़ानी है, ठीक है, अगर आपको अमीटर की परास बढ़ानी है तो प्रतिरोध जितना कम करोगे उतना अच्छा, प्रतिरोध घटाना पड़ेगा। अमीटर की परास बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को घटाना होगा। वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को, वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को बढ़ाना होता है। ये कल मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझाया था, और वही अंतर है ना, वही क्या है, अंतर है। तो आई होप सो बेटा तुम लोगों को आज के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ये मैंने कल का तुम्हें रिकैप करवाया। कल हमने पढ़ा था अमीटर और वोल्ट मीटर, इसमें अंतर बहुत बार पूछा जाता है, 5-6 अंतर कम से कम तुम्हें याद होने चाहिए। जब धारा मापी को अमीटर में बदलोगे तो अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जुड़ा होगा, वोल्ट मीटर में बदलोगे तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। डायग्राम से समझे हैं हमने। धारा का मापन अमीटर एम्पियर में करता है और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है, वोल्टेज को मापता है बेटा। फिर अमीटर का पैमाना एम्पियर में अंकित होता है, वोल्ट मीटर का पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। वोल्ट मीटर का पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। अमीटर को परिपथ के साथ खालिस्तान क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप अनंत और शून्य में कंफ्यूज होते हो। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगर आपको अच्छा अमीटर चाहिए, उसकी परास ज़्यादा चाहिए, वो सही से धारा का मापन करे, तो जितना उसका प्रतिरोध कम करोगे उतना अच्छा। तो परास बढ़ाने के लिए प्रतिरोध घटाना होता है। लास्ट अंतर है, परास को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को घटाना होता है। और वोल्ट मीटर में अगर हमें वोल्ट मीटर की परास बढ़ानी है तो प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हो गया, अंतर भी हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम भी हो गया। तो आज का टॉपिक आपका हो गया समाप्त। अब जाके तुम्हें रिवीजन करना है। मेरी क्लास के जस्ट बाद सर की क्लास होगी, तो बढ़िया से इसी लिंक पे बने रहना, है ना। 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद आपको डाल दिया जाता है मैसेज कि बेटा केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है, तो आके चेक कर लिया करो। थोड़ा सा टाइम आप बीच में विंडो दे सकते हैं हमें। तो आई होप सो बेटा आप सभी को समझ में आया है। इफ़ अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है कंटेंट, तो लाइक जरूर करना। शेयर अगर आप अपने दोस्तों को कर सकते हो तो करो। लाइव क्लास सभी को दिखाई दे रही, बट यही लेक्चर रिकॉर्डेड में सिर्फ जो प्रीमियम बैच वाले बच्चे हैं उन्हें ही दिखाई देगा। और नोट्स वगैरह की जो बात है वो भी सिर्फ आप ही लोगों को दिखाई देते हैं। बाकी जो लाइव बच्चे, अदर बच्चे जो जुड़ते हैं, उन्हें ये सारी फैसिलिटी हम नहीं दे पाते हैं ना, वो सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों को मिलती है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे आपको, अगर पसंद आए, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। केमिस्ट्री के बाद वापस मैडम से मिलेंगे आप बायोलॉजी क्लास में। तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, पीसीबी जिनका है, वो वापस इसी लिंक पे आएंगे। हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।